तो आज से ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स ट्राइंगल्स। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 9th मैथ्स ट्राइंगल्स। अच्छा, आप लोग से एक बात मेरे को डिस्कशन करना था। अभी 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे लोग ही बता रहे हैं। आप लोग अपना सिलेबस देखे ना, नया वाला है ना। सिलेबस में जो आपका जो दिया हुआ चैप्टर्स वो टर्म 1 और टर्म 2 करके दिया हुआ है। बट स्कूल में क्या कर रहा है, हाफ ईयरली का एग्जाम भी हो रहा है, आप लोग का भी है। और ये 1 सितंबर से। और जो हाफ ईयरली हो रहा है उसमें स्कूल के टीचर्स फिर अपने हिसाब से अपने मर्जी से पैटर्न पर एग्जाम दे रहे हैं। तो वो फिर आप लोग देख लेना, कुछ समझ में आएगी बाउंस करके जो मैं बोला। टर्म 1 टर्म 2 जैसा सीबीएसई के तरफ से सिलेबस है, जैसा ट्यूशन में पढ़ रहे उस तरह से है। बट हाफ ईयरली जबरदस्ती स्कूल के टीचर्स ले रहे हैं, ले रहा है उसमें बुराई नहीं है। बट स्कूल के टीचर्स का कहना है ये है कि जो रूल रेगुलेशन बना है वो टर्म 1 टर्म 2 के लिए है। हम हाफ ईयरली अपने पसंद से कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर पूछेंगे। इस तरह से हो रहा है पूरे 9, 10, 11, 12 में सारे स्कूल्स में। तो आप लोग देख लेना, सारे स्कूल में ये बदमाशी हो रहा है। होना नहीं चाहिए बट ये हो रहा है, ठीक है। जैसे पोलिनोमियल्स आपका कहाँ गया टर्म 2 में, तुम तो पढ़ना छोड़ दिए। और बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली में पूछ ले रहा पोलिनोमियल, और टीचर बोल रहे हैं कि सिलेबस में है कि टर्म 1 में नहीं आएगा, हाफ ईयरली में पूछ ले रहा है। तो ऐसा आपके स्कूल में भी होगा। हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट स्कूल के टीचर अपने पसंद से जो मर्जी आ रहा पूछ रहा है। जो आपका एमसीक्यू का पैटर्न है हाफ ईयरली में वो भी फॉलो नहीं हो रहा। हाफ ईयरली में पूरा सब्जेक्टिव भी पूछ ले रहा है, बोल रहा है कि ये पैटर्न तो टर्म 1 का है एमसीक्यू, हम हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट में जो मर्जी आएगा वो पूछेंगे। ऐसा हो रहा है। तो आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कशन कर लेना, क्योंकि ऐसा सारे स्कूल में हो रहा है और आपका भी मोस्ट ऑफ भी ऐसा ही कुछ होगा। और परेशान कर दिया 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे। आप लोग का तो सिलेबस कवर 10, 12th वाले ज़्यादा पैनिक कर गए, पढ़ रहा है कुछ और आ रहा है कुछ एग्जाम में। तो बिल्डअप ठीक से करेंगे, ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। हमारे हिसाब से हम हमारा कहाँ पर ये हुआ, पोलिनोमियल्स हम लोग एक पढ़े, वो चला गया टर्म 2 पे। बट हाफ ईयरली में हो सकता है आपके टर्म 1 में आ जाए, तो कोई बात नहीं, पोलिनोमियल पढ़ के रखे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चैप्टर 2 का जो सेपरेशन टेक्निक था वो छोड़ दिए, वो आपका आ नहीं रहा टर्म 1 में। बट हाफ ईयरली वगैरह में आ सकता है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे अलग से। थोड़ा सा पढ़े भी थे एक्चुअली में एक दिन एग्जाम से पहले, फिर से एक बार उसको अंडरलाइन करवा के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ ट्राइंगल्स में भी होने वाला है। सिलेबस है आप लोगों के पास, सबके पास लाए, अभी तो नहीं लाए होगे कोई, है ना। तो सिलेबस के हिसाब से ट्राइंगल चैप्टर में भी थोड़ा सा पेच है। पेच ये है कि पिछला चैप्टर पढ़े आप लोग लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। एक्सियम किसको कहते थे? ऐसे नहीं, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको विदाउट प्रूफ करके उसको हम लोग यूज कर लेते हैं मैथ्स में यूनिवर्सली, उसको एक्सियम कहते हैं। थ्योरम किसको कहते थे? जैसे प्रूफ करो और बाद में अप्लाई करो, ऐसे ही होता था। मतलब सारे थ्योरम को हम लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। बट इस बार जो आपका सिलेबस है, आप घर पर जाकर के देखेंगे, अगर अभी आपके पास सिलेबस नहीं है तो इस बार बोला है कि सारे थ्योरम का प्रूफिंग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है। इस बार आपको बताया गया है कि किस थ्योरम का प्रूफिंग पढ़ना है और किस थ्योरम पर केवल मोटिवेट होना है। सिलेबस घर पर जाकर देखना, सबके पास है ना? सबके पास है? नहीं है तुम्हारे पास है छोटी सिलेबस? हाँ, तो घर पर जाकर देखना, आज ही अभी जाकर के घर पे देखना। थ्योरम्स में भी बोला गया है भैया सारे का प्रूफिंग मत कर, कुछ थ्योरम पर सिर्फ मोटिवेट हो जा। मोटिवेट होने का मतलब क्या होता है? मोटिवेट होने का मतलब होता है मीनिंग समझ लो, उसको यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, ये समझ लो। प्रूफिंग नहीं पढ़ो, ठीक है। तो हम लोग भी उसी हिसाब से अप्रोच करेंगे, ठीक। और बाद में अगर आपके स्कूल में टीचर्स बोले कि भाई इसका प्रूफिंग भी आ रहा है तो हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई सिलेबस ही फॉलो अप होगा। ओके वाली बात हो गई? कोई दिक्कत किसी को? तो ज्योमेट्री में हम लोग वैसे में भी पढ़ते हैं। ज्योमेट्री को कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सियोम्स का जरूरत पड़ता है। बट चैप्टर का नाम एक्चुअली में ट्राइंगल्स नहीं है, चैप्टर का नाम हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी कब पढ़े थे सबसे पहली बार, ये बताओ? 7th क्लास में। तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? पहले इंट्रोडक्शन बताओ, इंट्रोडक्शन बताओ, इंट्रोडक्शन। हाँ बोलो। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन और साथ मैच हो जाता है। इंट्रोडक्शन बताओ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है? दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखें और एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर रखें और वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, एक ही फिगर नजर आए, तभी बोला जाता है कि दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। तभी बोला जाता है कि दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। समझ आ रही बात?
ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट, हमें सारे फिगर का कॉन्ग्रुएंसी से लेना देना नहीं है। चैप्टर का नाम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है। वी विल स्टडी अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके वाली बात होगी। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, 7th में आप लोग बता रहे पढ़े थे। ये दो ट्राइंगल है, ये दो आपका ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई सिलेबस जो है उस हिसाब से ही हम लोग फॉलो अप करेंगे और हाफ ईयरली के लिए अलग से तैयारी करेंगे। हाँ, परेशान कर रहा है स्कूल बोले। तो ये दो ट्राइंगल है। इंट्रोडक्शन है कि अगर 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 इफ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का आज के बाद ये साइन है, तो आप लोग अगर बता रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अभी आप लोग खुद बता रहे थे, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या कर जाएगा ये। और ऐसा कब हो सकता है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर है तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इन सब का करस्पॉन्डिंग साइड ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए, ए सी जो है वो पी आर के बराबर होना चाहिए। इतना ही नहीं, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए। और कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, आप लोग पढ़ने में अच्छे, उल्टा का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग लिखे कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका 6 पार्ट बराबर है। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर दो ट्राइंगल का 6 पार्ट करस्पॉन्डिंगली बराबर है, साइड साइड के साइड साइड के साइड साइड के, एंगल एंगल के एंगल एंगल के एंगल एंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, बोलो, जब उसका 6 पार्ट सेम होना चाहिए। 6 का 6 पार्ट, 3 साइड 3 एंगल अगर बराबर हुआ दो ट्राइंगल का, तभी उन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत, इंट्रोडक्शन है ये, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग यही होगा, सारा साइड बराबर, सारा एंगल बराबर, तभी दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें करस्पॉन्डिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे ये हाथ वाला एग्जांपल आप लोग बता रहे थे कि इसका सब कुछ बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया है ना। इन दोनों का सब कुछ बराबर है बट ऐसे रखेंगे तब ओवरलैप किया दोनों आपस में। अरे देखो यहाँ ऐसे रखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही, अभी भी सब चीज बराबर है बट ऐसे रखेंगे तो ओवरलैप नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ है, किसी बराबर करने से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाता कोई भी फिगर। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल वो बराबर होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सब कुछ बराबर है तो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। इसका सब कुछ बराबर है बट ऐसे रखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दिख रहा है ना दोनों फिगर, ओवरलैप कहाँ किया। तो सिर्फ सारा बराबर होने पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, या वाइसे वर्सा, कॉन्ग्रुएंट होते सारा चीज बराबर नहीं हो जाता। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स केवल बराबर होते हैं, या वाइसे वर्सा। जब तक करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ना हो तब तक आप ऐसा कह नहीं सकते कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रही है बात, लिखो, ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब जैसे लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स हम लोग पढ़े थे, लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स अपन पढ़े थे। लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स में हम लोग सीखे थे कि ज्योमेट्री का किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज का जरूरत पड़ता है, एक्सियम का। थ्योरम से नहीं शुरुआत होता है चैप्टर, क्योंकि थ्योरम को तो क्या करना पड़ता है, तुम तो शुरू कर रहे हो तो प्रूफ करोगे कैसे। तो स्टार्टिंग है, थ्योरम को तो प्रूफ करेंगे, कुछ तो लोगे, क्या लोगे, कुछ नहीं। तो इसलिए ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि 9th क्लास का ज्योमेट्री आप कभी भी पढ़ेंगे लाइफ में। ज्योमेट्री का कोई भी नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है वो एक्सियम से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और समझ रहे हो सब लोग ना। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोग समझ गए। अब ये हमारा पहला नंबर एक्सियम है इस चैप्टर का, एक्सियम नंबर 1। और एक्सियम नंबर 1 जो है वो ऐसे यहाँ पर साइड में आप लोग लिखेंगे मोटिवेट। ये आप घर पर जाकर सिलेबस में देखना, इसमें लिखा हुआ है एक्सियम 1 को मोटिवेट करना है आपको। ऐसे में भी एक्सियम को प्रूफ करते नहीं, जो लोग अच्छे पढ़ने में समझ रहे होंगे वैसे भी एक्सियम को प्रूफ नहीं करते। और इस बार और लिख करके दिया है कि एक्सियम को सिर्फ तुम मोटिवेट हो जाओ, मीनिंग समझ लो एक्सियम का क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 7th में आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग पढ़े थे
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला जो एक्सियोम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का, इसको हम लोग कहते हैं SAS, दिस इज नोन एज SAS। सास बोल रहा है बॉयज लोग, सास नहीं है, वो शादी ब्याह के बाद होगा। दिस इज SAS, ठीक है। साइड एंगल, साइड नाम से फेमस है, और इसके बारे में आप लोग खुद बताओ, 8-7 में पढ़े हो। दो ट्रायंगल है सर, दो साइड क्या क्या अभिनव, क्या क्या? हाँ बोलो, पिछली बोलो। हाँ तुम बोलो अभिनव, क्या बोलो? दो ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, अभी एक एंगल। एक एंगल नहीं, SAS है, दो साइड के ठीक बीच के एंगल, इंक्लूडेड एंगल, कंटेन्ड एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं दो साइडर कोई एक एंगल इज नॉट SAS, नाम से ही नहीं दिख रहा। साइड एंगल, साइड साइड के बीच वाला ही एंगल बराबर होगा, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बॉस? अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सास नाम से फेमस है, बॉयज गर्ल्स दोनों सास सास कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो तुम लोग। ABC है और ये DEF है। बताओ तो देखो बच्चों, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, पहली बात तो ये एक्सियम है, उस हिसाब से भी प्रूफ नहीं करते। ऊपर से आप घर पर जाकर सिलेबस देखना, इसमें वैसे में भी बोला है मोटिवेट हो जाओ, इसको हमें प्रूफिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मीनिंग बताओ, अगर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, बताओ SAS का मतलब एक साइड बराबर कौन? तो मेरे डायग्राम के हिसाब से AB मान लो DE के बराबर, दूसरा साइड AC मान लो DF के बराबर, AC मान लो बॉस DF के बराबर, AC मान लो DF के बराबर। अब जैसा बिना बता था, साइड एक एंगल में इन दोनों साइड को कंटेन करता हुआ एंगल कौन है? दोनों साइड को कंटेन करता हुआ एंगल, सब लोग बोलो। इधर से है बॉस एंगल A और इधर से है एंगल D। अगर ये दोनों भी बराबर हो गया, तब हम लोग ऐसा कहेंगे ये ट्राइंगल जो है बॉस, ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इस क्राइटेरिया को ही हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कहते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा था ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? तीनों साइड और तीनों एंगल करस्पॉन्डिंगली बराबर होना चाहिए। बट एक्सियम कहता है नहीं, छेओ का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ दो साइड और दोनों साइड को कंटेन करते हुए एंगल बराबर कर दो, तो भी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? बट डेफिनेशन तो कह रहा है कि छेओ बराबर होगा। इसका मतलब है जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो बाकी जो बचा, जैसे कौन कौन बचा, जैसे इसमें BC, ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा? EF के बराबर। आ रहा है समझ में? ये जो एंगल B है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल C है वो ऑटोमेटिकली एंगल F के बराबर हो जाएगा। और इसी को ये तुम्हें पहली बार पढ़े थे हम लोग, इसको 7th में, इसी को हम लोग कहते हैं CP ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट तो तीन चीज पे कर दिए, बट डेफिनेशन कहता है कि छेओ बराबर होगा, तो बाकी जो तीन चीज है वो खुद ब खुद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से बराबर हो जाएगा। और इस एक्सियम के लिए मोटिवेट हो जाओ। ये एक्सियम कहता है दो साइड और कहीं का एंगल नहीं, दो साइड और दोनों साइड को कंटेन करने वाला एंगल अगर बराबर हुआ, तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। नाम होगा SAS, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो बाकी तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट बचा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दिस एक्सियम इज नोन एज SAS। चलेगा? लिखो। तो थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर का पहला थ्योरम है। अब देखो यहीं पर आप लोग जो सिलेबस बता रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस है। थ्योरम का मतलब तो मैंने खुद आपको बताया है। थ्योरम ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको पहले प्रूफ करते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं। बट अब जो आपका सिलेबस बनाया गया है उसमें इस थ्योरम के प्रति भी आपको सिर्फ मोटिवेट होने के लिए बोला गया है, सिर्फ मीनिंग समझने के लिए बोला गया है, सिर्फ अप्लाई करने के लिए बोला गया है, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया है। अब बड़े मजे की बात है कि अगर आप NCERT का बुक देखते, प्री कोविड के हिसाब से भी देखते, तो इन सब का प्रूफिंग के बारे में वैसे में भी कुछ खास नहीं लिखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट ही करवाएगा पहले का भी। अगर मैं बात ठीक है, थ्योरम है तो इसको हम लोग खींच ताच के प्रूफ कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप पहले भी NCERT बुक में देखेंगे तो इसमें समझाया ही है क्या होता है, इसको प्रूफ वाली बात नहीं है, ठीक है। खैर फिलहाल इस थ्योरम का नाम है एंगल साइड
एंगल, ठीक है। हाँ, स्कूल का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल स्कूल का कोई भरोसा नहीं। इसका ठीक है, हम लोग करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर प्रूफिंग इसका आया तो हम लोग करेंगे जरूर, बट एक्चुअली में इसका प्रूफिंग पहले भी नहीं आता था एग्जाम में, ये समझाया ही गया है किताब में, ठीक है। मीनिंग बताओ एंगल साइड एंगल का, आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, तो एंगल साइड एंगल का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं। एंगल साइड एंगल का मतलब है, एंगल साइड एंगल का मतलब है दो एंगल और एक साइड नहीं, बट एंगल साइड एंगल। क्या मारेंगे टीचर को? ऐसे नहीं, दो एंगल, जैसे मेरे डायग्राम में ये और ये है दो एंगल, आ रहा समझ में? अब इन दोनों के बीच वाला साइड कौन सा हुआ? ये जा रहा समझ में? अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। बताओ इसका, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF, बोलो एंगल D जो है, एंगल A जो है, एंगल B जो है, और दोनों का AB, अगर ऐसा हुआ तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है बॉस वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के, और इसी क्राइटेरिया को हम लोग एंगल साइड एंगल कहते हैं। सर उसमें रीजन भी क्या रीजन? मतलब B एंगल E के इक्वल है तो कैसे? नहीं बाबा, अभी तुमको मोटिवेट करवा जा रहा है, इसमें लिखोगे कि मीनिंग समझाया जा रहा है। मीनिंग मोटिवेट करता होता, मतलब समझो, मतलब क्या रहा है, एंगल 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 और साइड बराबर, तो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या क्या पीछे बोलो? हाँ, दो अलग अलग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी एक ट्रायंगल में थोड़ी होता है, दो अलग अलग ट्रायंगल में दो एंगल और दोनों एंगल के बीच को कंटेन करता हुआ साइड। कॉन्ग्रुएंसी कभी भी एक ट्रायंगल में नहीं होता, कॉन्ग्रुएंसी दो अलग, ये इसके और दोनों को कंटेन करता हुआ बीच का साइड अगर बराबर हुआ तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इस क्राइटेरिया से जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो इसी क्राइटेरिया को हम लोग A ऐसे कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अरे कुछ बोलो। अभी से आधे घंटे पहले पढ़े थे कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका 6 पार्ट बराबर होता है। इन तीनों से तो हो गया, बाकी जो तीनों बचेगा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, और उसी को हम लोग कहेंगे CP। बट अभी बात उस पर नहीं हो रहा, बात आपको समझाया जा रहा है कि एंगल साइड एंगल किसको बोला जाता है। दो एंगल और ठीक बीच का साइड अगर बराबर हुआ तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। देखो तुम सुब्रत आधा घंटा लेट आए और सिर्फ घड़ी ही देख रहे हो तब से, तो ये थ्योरम को समझ गए ना। अब देखो, व्हाट वी विल स्टडी इज अ न्यू वर्ड, जो कि शायद आप लोग कभी सुने हैं या नहीं मेरे को पता नहीं। नाउ वी विल लिसन टू अ वर्ड दैट इज कोरोलरी। दिस इज कोरोलरी। बात करना बंद करो, सुने हो पहले ये वर्ड? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, ज्योमेट्री में अक्सर इस्तेमाल होता है, अलजेब्रा में भी कभी कभी दिखता है। कोरोलरी का मतलब आप लोग एक्सियम को पढ़ लिए, थ्योरम को पढ़ लिए। कोरोलरी का मतलब होता है, ज्योमेट्री में खास करके इस्तेमाल होता है, किसी बड़े भारी भयंकर थ्योरम को समझे और उस थ्योरम के साथ साथ अगर कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस, कुछ स्टेटमेंट अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए उसी थ्योरम में से, उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं। कुछ समझ में आया? बाउंस करके, बाउंस करके, ठीक है। कोरोलरी का मतलब होता है एक थ्योरम पढ़ लिए, थ्योरम में जो बोल रहा था उसको प्रूफ कर लिए, बट उसके साथ साथ कुछ और भी छोटा मोटा टॉपिक अगर उसी थ्योरम से निकल रहा है जिसको कि हम एज अ फैक्ट यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं। बात समझ में आई? थोड़ा सा पहले बार तो सब लोग नो सर बोलते, दूसरे बार में कुछ लोग यस सर बोले, तीसरे बार एक बार और बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। कोरोलरी का मतलब होता है कोई भारी भयंकर थ्योरम पढ़े, कुछ कर लिए, ये है, ये प्रूफ है, उसके उस थ्योरम के बीचों बीच में से अगर कोई और फैक्ट निकल कर आ रहा हो जिसका स्टेटमेंट उस थ्योरम में नहीं है बट मीनिंग उस थ्योरम में ही अंडरस्टूड हो जा रहा है, उसको हम लोग ज्योमेट्री में कोरोलरी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब उस थ्योरम का स्टेटमेंट में वो आंसर नहीं है बट उसी के बीच में से वो डेटा निकल के आ रहा है, उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, थ्योरी बोलने से तो 50 बार भी थ्योरी बोल दो तो समझ में नहीं आएगा, बट एग्जाम्पल से आ जाएगा समझ में। अभी आप क्या प्रूफ किए, कौन सा थ्योरम पढ़े हैं? अरे बोलो, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा। एंगल साइड एंगल कहता है दो एंगल
और ठीक बीच का साइड बराबर हुआ तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये पढ़े हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ट्राइंगल में कितना एंगल बराबर है यहाँ पर, और ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना होता है। तो अगर 2 बराबर है तो एक्चुअली में तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर है। ये कुछ समझे कि नहीं समझे, क्योंकि 3 एंगल का जोड़ कितना होता है ट्राइंगल में 180। 2 बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। अरे समझ में। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले इस थ्योरम का नाम क्या था, एंगल, साइड और एंगल, मतलब 2 एंगल और ठीक बीच का साइड बराबर होगा तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। थ्योरम यही कहता है। लेकिन अब इस डायग्राम को देखो, अब ध्यान से देखो, अब तो ये एंगल बराबर और ये एंगल जो तीसरा वाला एंगल था ये बराबर हो गया। सबको आ रहा है समझ में। ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 है, 2 तो तुम बराबर किए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात नहीं करूं, अगर मैं इसका बात नहीं करूं तो देखो, अब ये 2 एंगल है और साइड तो कहीं का है, फिर भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कुछ आए समझने की, बाउंस करो, जल्दी बोलो। अरे बोल, मछली आ रहा समझ में, क्या नहीं समझ रही, बोल जल्दी जल्दी। ये दोनों एंगल और ये साइड बराबर था तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमें मालूम है, इस क्राइटेरिया को हम लोग एंगल साइड एंगल कहते हैं। बट ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 होता है, 2 बराबर है तो ऑटोमेटिकली तुमने जिन दोनों को प्रूव किया है उसके साथ साथ जो तीसरा वाला था वो भी ऑटोमेटिकली बराबर ही हो गया, क्योंकि 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। 2 तुमने अपने मेहनत से प्रूव किया है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। मतलब आपने तो इन दोनों को प्रूव किया बट तीसरा खुद ब खुद बराबर था। समझ आ रही बात। अब अगर मैं देखूं, ये तो बराबर था ही, इसको अगर मैं हटा दूं तो अब देखो, अब क्या क्या बराबर है, 2 एंगल बराबर है और साइड बीच में नहीं आ रहा, कहीं का साइड हो जा रहा है, तो भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रह गया। इसका मतलब हो गया कोरोलरी। अब 50 बार समझाऊंगा। इसका मतलब हो गया कोरोलरी कहता है, थ्योरम कहता है कि 2 एंगल और ठीक बीच का साइड बराबर होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। कोरोलरी कहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एंगल तुम कहीं का भी 2 कर दो, साइड तुम कहीं से भी फेंक दो, तो भी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यही कोरोलरी कहता है इस समय पर। समझ आ रही है बात। कहीं का भी एक साइड दे दो, कहीं का भी एक साइड दे दो, कहीं का भी एक साइड दे दो, एंगल कहीं का भी 2 तरफ फेंक दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो भी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यही हमारा कोरोलरी है। थ्योरम कहता है कि 2 एंगल और ठीक बीच का साइड बराबर होगा तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कोरोलरी कहता है 2 एंगल और ठीक बीच का साइड का जरूरी नहीं है, कहीं का भी 2 एंगल और एक साइड दे दो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मीनिंग आ रहा है समझ में। फिर से बोलूं, क्या क्या समझ में। साइड एंगल साइड में ये नहीं कर सकते, उसमें कहाँ लिखा है कोरोलरी। साइड एंगल साइड में साइड साइड के ठीक बीच वाला ही एंगल होना चाहिए, बट एंगल वाले में कहीं का भी 2 एंगल और एक साइड बराबर कर दो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मीनिंग समझ में आ रहा है। SAS इज ओनली SAS, SS के बीच में एंगल होना चाहिए, बट एंगल एंगल में ASA भी चलेगा, एंगल एंगल साइड भी चलेगा, साइड एंगल एंगल भी चलेगा। थ्योरम कहता है कि 2 एंगल के ठीक बीच वाला साइड बराबर हो तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कोरोलरी कहता है भैया तू कहीं का 2 एंगल और एक साइड कर दे, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात समझ में। लिखो। ठीक है, इसके बाद थ्योरम नंबर 2। हाँ बिल्कुल बता रहे आप लोग। थ्योरम नंबर 2, इसको भी घर पर जाकर के देखोगे, इसको भी बोला गया है मोटिवेट होने के लिए। इसको भी बोला गया है, पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ेंगे तभी तो मोटिवेट होंगे। हाँ, तो लिखना तो नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख क्या रहा है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, आप लिखे चुपचाप। दिस इज नोन एज SSS। कोई है। हाँ, ये मोटिवेट है। इसको एक बॉय को बोला कि मोटिवेट करो, तो एक मोटी लड़की का वेट किया 6 घंटे के लिए बाहर उसके घर के आगे, और उसको पकड़ के ले आया और बोल रहा है सर मैं मोटिवेट हूँ। तो ऐसे नहीं करना। फिर एक बार बोला तो एक लड़की जो थोड़ी मोटी थी, कोई बात नहीं, मोटा होने में कोई बुराई नहीं, मैं भी तो बहुत मोटा, वो अपना वेट ले करके आ गई 200 न्यूटन, और बोल रही कि सर मैंने अपना वेट कर लिया 200 मीटर। हाँ, वो 200 नहीं, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो ऐसा होता है। तो ये मोटिवेट वो WEIGHT वाला वेट नहीं है और WAIT वाला भी नहीं है। 600 न्यूटन, तो 600 न्यूटन ठीक है, 60 किलो हुआ तो ठीक है, मेरा तो 100 पर टच हो रहा है। तो ये मोटिवेट SSS का मतलब बताओ क्या होता है मोटिवेट होना।
SSS का मतलब मोटिवेट का मतलब तो बता दिया अभी तुम लोग। मोटी का वेट कर रहे घर के नीचे खड़े होके तो मोटिवेट। तो हट्टा खट्टा मोटा रहना अच्छा बात है। ABC और DEF मीनिंग आप लोग बता पा रहे हैं। SSS का मतलब क्या हो गया? अगर बराबर हुआ तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? और CPCD से बाकी जो 3 एंगल बचा करस्पॉन्डिंग एंगल वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसी को SSS कहते हैं। इसमें हिसाब किताब है, प्रूफ नहीं है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB जो है बॉस, यही अभी बता रहा था, तीनों साइड बराबर होने पर नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए, नहीं तो कोई किसी का बराबर हो जाने पर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ABDE के बराबर, ACDF के बराबर और BCEF के बराबर अगर ऐसा हो पा रहा है तो ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। और इस क्राइटेरिया को ही हम SSS कहते हैं। ओके हो गई बात? जल्दी से लिख लो। तो एक और क्राइटेरिया था ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का जो कि आपको याद आ गया है। दिस इज थ्योरम नंबर 3, दिस इज RHS। और ये भी मोटिवेट होने के लिए ही बोला गया है। इस थ्योरम के लिए भी मोटिवेट, इसका मतलब बताओ फिर मोटिवेट हो जाएंगे, ये बताओ तब मोटिवेट हो जाएंगे। RHS कह रहा है 2 ट्राइंगल है, RHS कह रहा है 2 ट्राइंगल। क्या क्या बराबर होने चाहिए? नाम से पता चल रहा है। RHS क्या क्या होना चाहिए? एक हाइपोटेनस कंपलसरी है और 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। RHS में एक 90 डिग्री और 90 डिग्री का अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस, ये कंपलसरी है, बराबर होगा। अब RH एक बच रहा साइड, वो साइड कहीं का भी हो सकता है। मेरे डायग्राम में अगर मान लो इधर कर दिए तो ये दोनों बराबर हैं, अगर ये वाला होता तो भी बराबर हो जाता। RHS में एक राइट एंगल कंपलसरी है, एक हाइपोटेनस कंपलसरी है, बाकी दोनों साइड में कोई भी बराबर हो जाए तो भी ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे मेरे डायग्राम में इन ट्राइंगल ABC में एंड ट्राइंगल PQR में, इसमें कौन किसके बराबर चल रहा है? ACPR के बराबर। ये कंपलसरी है हाइपोटेनस, और एंगल B जो है वो Q के बराबर होना ही चाहिए, राइट एंगल। और कहीं का एक साइड चलेगा, जैसे मेरे डायग्राम में BC और QR बराबर चल रहा है, दिस इज RHS। यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ इसमें क्राइटेरिया लगा कौन सा? दिस इज RHS। और अभी से 50-55 मिनट पहले पढ़े थे, 3 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट कर लिए, बट बाकी जो 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी बराबर होगा बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, लिखो, 1-1 मिनट मिलेगा, जल्दी से लिख दो। 1-1 मिनट मिल रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, 1 मिनट में लिख देना। तो इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, किताब में भी देख रहे होंगे और नए वाले सिलेबस में भी देख रहे होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का और कोई तरीका नहीं है। 7th में भी पढ़े थे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए SAS करेंगे, एंगल साइड एंगल भी चलेगा तो एंगल साइड भी चलेगा, RHS चलेगा तो SSS भी चलेगा। ठीक है, इतना काम तो कर रहे हैं। तो इसके बाद वाला जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का नहीं, कॉन्ग्रुएंसी का सारा क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद जो है वो हमारा थ्योरम नंबर 4, और ये आप लोग जैसे ही घर पर जाकर के देखेंगे, इस थ्योरम का प्रूफिंग बोल रहा है आपको जानने के लिए। सिलेबस देखना है, इसमें लिखा हुआ है कि इस थ्योरम का प्रूफिंग आपको देखना है। ठीक है, और ये थ्योरम भी बड़ा फेमस थ्योरम है। 7th 8th में इस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़े हैं। दिस थ्योरम इज नोन एज ITT, दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। पढ़े थे कि नहीं? अरे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं पढ़े थे तो बोलो नहीं पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो हमारा थ्योरम नंबर 4 है, इसको हम लोग कहते हैं ITT, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। और ऊपर से इसका प्रूफिंग भी पढ़ना है, घर पर जाकर सिलेबस मिलाना, देखना, इसका प्रूफिंग भी लिखा हुआ है पढ़ने के लिए। और ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी आप कर चुके हैं।
ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर में थ्योरम नंबर 4 है, जो कि हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। नाम से ही पता चल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं किसको है? ये थ्योरम कहता है कि अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है, तो आईटीटी कहता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसको कंटेन करने वाला ये जो दोनों एंगल होगा ये भी दोनों बराबर होगा। इसी थ्योरम को आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या साइड बराबर तो उसको कंटेन करने वाला जो दोनों बेस एंगल है वो भी बराबर होगा। इसी थ्योरम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? बोलो मछली आ रहा है समझ में? साइड बराबर तो उसको कंटेन करने वाला दोनों बेस एंगल भी क्या होना चाहिए? लेकिन इसका प्रूफिंग भी दिया हुआ, मतलब ये आपको प्रूफिंग के साथ याद करना पड़ेगा, ठीक है, और बढ़िया भी है, इसको हम लोग आराम से कर लेंगे। तो आप लोग लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल पढ़े थे। अब समय आ गया हमारा गिवन टू प्रूफ लिखने का। तो इस बार गिवन क्या है? एक ट्रायंगल गिवन है, नाम है ABC। इसमें गिवन क्या है बताओ, आप लोग बताओ। इसमें दो साइड बराबर दिया हुआ, AB बराबर AC, ये गिवन है। बट तुम्हें क्या प्रूफ करना है? हाँ, तुम्हें प्रूफ करना है कि साइड बराबर है तो इसके नीचे वाला जो दोनों एंगल है वो भी बराबर होगा। ये मोटिवेट नहीं होना है, ये प्रूफ करके दिखाना है तुम्हें कि साइड बराबर है तो इसके नीचे वाला एंगल बराबर होगा। अरे समझ? तो इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके लिए गिवन टू प्रूफ तो लिख लिए, इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ हो नहीं पाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ऊपर से 90 डिग्री गिराएंगे, ऊपर से 90 डिग्री गिरा देंगे, यहाँ से 90 डिग्री गिरा देंगे, यहाँ से 90 डिग्री गिरा देंगे, यहाँ से 90 डिग्री फॉर्म कर देंगे नीचे की तरफ। अरे समझ? 90 डिग्री गिरा दिए तो लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स में पढ़े थे। अगर 90 डिग्री गिरा दिए तो AD जो है वो जो परपेंडिकुलर गिरा दिए BC पर, ये लिखना पड़ेगा। AD जो परपेंडिकुलर गिरा दिए BC पर वो लिखना पड़ेगा, AD जो परपेंडिकुलर गिरा दिए BC पर वो लिखना पड़ेगा। अरे समझ? अब प्रूफ करते हैं। आप लोग बताओ, अभी आप लोगों को कितना थ्योरम पढ़ाया गया? 3 थ्योरम, एक एक्सियम, बहुत कुछ है। सबके मदद से बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे कर पाओगे? तो आप लोग बताओ। इसीलिए बोला गया था मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेट हो और बताओ इसमें लगा करके। अब देखो, हाँ आप लोग सब लोग बताओ। एक साइड बराबर है, एक 90 डिग्री है और ये साइड कॉमन है, तो बोलो सब लोग। एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक कहीं का भी साइड है। कौन सा क्राइटेरिया हुआ? RHS को यूज कर लेंगे तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। यही बोला जा रहा था मोटिवेट होने के लिए। थ्योरम का प्रूफिंग इस बार नहीं देखना, उस थ्योरम पर मोटिवेट होकर उसको यूज करना सीखो, कहाँ कर सकते हैं। अरे ये समझ में बात? तो बताओ जरा सा लिख के, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल ACD में बोलते रहो। AB जो है वो AC के बराबर है। कहाँ से? ये गिवन डेटा है। और एंगल ADB बराबर ADC बराबर 90 डिग्री, ये कहाँ से आया? तो ये आपने खुद कंस्ट्रक्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले। और AD और AD दोनों में कॉमन है, इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है? तो RHS से हो जा रहा है। और ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है? तो RHS से। और अभी पिछले 1 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2 ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है। 3 तो हो गया बराबर, बाकी 3 ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता। हमें सबका काम नहीं है। अभी आपके फ्रेंड पूछ रहे थे CPCD का मतलब। अब बताओ, 3 पार्ट है, बाकी 3 बराबर, तो कोई किसी का बराबर तो नहीं हो जाएगा। ABD, अगर इस एंगल का बात करें, यहाँ से B, तो यहाँ से कौन सा एंगल हुआ? वो ACD के ही बराबर हो सकता है और किसी के बराबर नहीं हो सकता। इसी को ही हम लोग कहते हैं CPCD। ध्यान से देखोगे तो ABD को ही B लिखा हुआ था, ACD को ही D लिखा हुआ था, तो ये बराबर हो गया। ये दोनों अब बराबर हो गया। यही प्रूफ करना था, यही ज्योमेट्री है। दिस थ्योरम इज ITT। साइड बराबर होगा तो उसको कंटेन करने वाला दोनों बेस एंगल बराबर होगा। इस थ्योरम को आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं। इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं। और वही पुराना लैंग्वेज है, थ्योरम है, प्रूफ कर चुके, तो इसका आगे किसी क्वेश्चन में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद का भी इसका प्रूफिंग इस बार बोला गया है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है? इतना पढ़ के आगे हम लोग अगले क्लास से आगे बढ़ेंगे।